जब ये वाकया हुआ है उसके थोड़े को 3-4 घंटे बाद जब ये ईरान की एजेंसीज को इसका पता चला और उन्होंने तहकीकात करनी शुरू की, सबसे पहले उन्होंने इंडियन एम्बेसी के ऊपर जाके छापा मारा है। ठीक है, और ये ट्वीट है, खबर कह लें आप, और इसकी खबर मैं तो इस वाक्य से इत्तेफाक नहीं करता। ईरान का जो प्रेसिडेंट है रिसेंटली उसने पाकिस्तान विजिट किया है और $10 बिलियन की उसने ट्रेड के बायलैटरल जो ट्रेड है उसके ऊपर सिग्नेचर हुए हैं, वायदात हुए हैं। लेकिन ये जो खबर है इसके साथ साथ बल्कि इसके बाद ये भी खबर थी कि ईरान ने इंडिया के साथ भी एक डील की है, जो उनका ईरान में चाबहार पोर्ट है 10 साल के लिए वो उनके इंडिया के कंट्रोल में जाने, इंडिया के कंट्रोल में, और उसके बाद चाइना उनके अंदर ईरान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ठीक है, उनके ऊपर प्रोजेक्ट्स बनवा रहा है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बना रहा है। जिस लीडर ने भी, चाहे वो किसी भी कंट्री से बिलोंग करता हो, अमेरिका, पाकिस्तान की मैं 2 मिसालें आपको दूंगा कि जिसने अमेरिका के साथ कोई इस तरह की हरकत करने की कोशिश की है उसका इंजाम कुछ ज्यादा अच्छा नहीं हुआ। मैं आपको पाकिस्तान से 3 मिसालें दूंगा। जनरल ज़िया-उल-हक ने पहली दफा नो किया था अमेरिका को, और इसी तरह की सेम तरीका वारदात था जो ईरानी सदर के साथ हुआ। ठीक हो गया, आमो की बेटी में उसके लिए बंद रख दिए गए थे, उनका भी प्लेन क्रैश हुआ था। दूसरा जुल्फकार अली भुट्टो था, ठीक है, जिसने अमेरिका के खिलाफ आवाज उठाई थी, जुडिशियल मर्डर कर दिया गया। ठीक है, उसका फिर उसके बाद इमरान खान ने कहा कि हम इनको अड्डे नहीं देंगे और उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आई गई। उसके बाद अब देखे सदाम हुसैन, जनरल कजाफी जो था, उसके साथ क्या किया गया। तो अभी मुझे ये नहीं समझ आती कि अभी ये इन्होंने साइलेंट मैसेज देने की कोशिश की है मुस्लिम वर्ल्ड को। पाकिस्तान के नेबर में, हमसाये में कौन कौन सा कंट्री है? हमसाये में ईरान है, इंडिया है, चीन है और अफगानिस्तान है। बड़ी अच्छी बात है। अच्छा मुझे बताएं मुझे ये बताएं जो 4 कंट्रीज का आपने नाम लिया, इनमें से कौन हमारे दोस्त हैं और कौन जो है जिनसे रिलेशन अच्छे नहीं? अच्छा, हमारे पाकिस्तान जो है ना, इशारों के साथ मतलब रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। हिजबुल्लाह एक मतलब जमात है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी जो हेड है या उसके बेटे ने ये ट्वीट किया बकायदा तौर पे, मैं खुद पढ़ रहा था। उन्होंने ये बोला है कि भाई अगर जरा भी हमें कोई एविडेंस नजर आए तो हम World War III की तरफ जाएंगे। एक बात तो कंफर्म हो गई, जिस एजेंसी ने भी ये अटैक करवाया है, अगर करवाया है तो ठीक है, अगर हुआ है तो फिर वो एजेंसी नंबर 1 एजेंसी है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। ईरान के प्रेसिडेंट के साथ एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया, हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी जान गई। अब उसके ऊपर जो लेटेस्ट न्यूज़ है, अपडेट्स है, उसके ऊपर बात करेंगे। कौन से कंट्री के कौन से प्रेसिडेंट या किस लीडर ने क्या रिएक्शन दिया, क्या रिस्पांस दिया, उसके ऊपर बात करेंगे। और ऐसी सिचुएशन में जब ईरान वर्ल्ड वाइड काफ़ी ज़्यादा खबरों में था, ऐसी सिचुएशन में ये वाकया पेश आना कोई हादसा है या क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। दिलशाद भाई मौजूद हैं, आप में से बहुत से लोग दिलशाद भाई को जानते होंगे, जो जानते हैं वो भी कमेंट करिएगा, जो नहीं जानते वो इनकी बातें ज़रूर सुनिएगा, उसके बाद बताइएगा कि इनका जो एक एनालिसिस है वो कैसा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं दिलशाद भाई? अल्लाह का करम, फिट फाट हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है दिलशाद भाई, ये जो खबर है जिसके ऊपर हमने वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो ये बताएं आपके ख्याल से, ज्यादातर वैसे तो इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज यही कह रही हैं कि शायद ये कोई हादसा हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, आपके ख्याल से ये एक्सीडेंट है, इंसिडेंट है? फिर उसके ऊपर अगले खबर की तरफ आएंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये वाकया बड़ा अफसोसनाक है, लेकिन ये वाकया जिस टाइम पे हुआ है ये सस्पेंस क्रिएट कर रहा है पूरी दुनिया में। ठीक है, और मैं इस वाकये को हिस्ट्री के साथ भी जोड़ूंगा और उसको आगे जो लिंक्स बन रहे हैं कंट्रीज के साथ उसके साथ भी जोड़ के कोशिश करूंगा कि आपको समझा सकूं जो मेरी एनालिसिस है कि ये वाकया क्यों पेश आया और इसके पीछे क्या मुहर्रकात हो सकते हैं इस वाकये के पीछे। ठीक हो गया। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे इस टाइम की जो टाइमिंग है, खास तौर पे जो ईरान के सदर के ऊपर हमला हुआ है, वो टाइमिंग आप गौर कीजिएगा कि इस टाइम चाइना सबसे बड़ा इंपोर्टर है ईरान से, जो तेल ले रहा है, इंपोर्टर है। ठीक है, और उसकी वजह क्या है कि अमेरिका ने सेक्शंस लगाई हुई हैं और अमेरिका और ईरान का मसला हमारे सामने ही है पिछले कई अरसे से। ठीक हो गया। ठीक है, और पिछले दिनों को 2-3 साल पहले ईरान के सीनियर ऑफिसर्स का भी जो है ना वो उनका मर्डर हुआ था, इसका जो इल्जाम है वो अमेरिका के ऊपर लगाया गया था और उसके ऊपर जवाबी कार्रवाई भी की गई थी। ठीक हो गया। अभी अगर देखा जाए रिसेंटली तो इसका मसला इजराइल के साथ चल रहा है। ऐसे ही है, क्योंकि अटैक किया गया ईरान की तरफ से। और मैं ये एक बात बड़ी वाज़ह तौर पे क्लियर कर दूं कि ईरान ने जो अटैक किया था इजराइल के ऊपर, वो इसलिए अटैक नहीं किया था फलस्तीन की वजह से, अच्छा, बल्कि उसके कौंसल खाने के ऊपर उन्होंने हमला किया था और उसका जवाब उन्होंने दिया। ठीक है, नहीं लेकिन पूरी दुनिया में खास तौर पे मुस्लिम वर्ल्ड में यही बात है ना कि भाई ईरान वाहिद कंट्री है जिसने फलस्तीनियों के साथ दिया और फलस्तीनियों के लिए वो टाइमिंग्स कुछ इस तरह की बन गई थी, इस वजह से जो मुस्लिम उम्मा है वो पहले बहुत थोड़ी जज्बाती है तो उन्होंने उसको उसके साथ जोड़ दिया। लेकिन अब आप देखें कि
इजराइल के ऊपर जो उनका डिफेंस सिस्टम है ना वो बहुत तगड़ा है। ठीक हो अगर गया। कोई 4-5 इस्लामी मुल्क मिलके भी उनके ऊपर हमला कर देंगे ना तो है। मेरा ख्याल है वो उसको बेयर कर लेंगे। ठीक है, हाँ जैसे देखें ईरान ने किया, अटैक किया, कितने मिसाइल वहां पे फेंके, लेकिन कोई एक उनकी एक शायद एक के बारे में था कि भाई जान गई है। एक चीज मैं आपकी दिलशाद भाई करेक्शन करता चलूं, आपने बोला जो अटैक हुआ है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि अटैक हुआ है, आपने बोला हमला हुआ है जो ईरान के प्रेसिडेंट नहीं उसके ऊपर हमला नहीं हुआ, स्लिप ऑफ टंग होगी उसके ऊपर हमले की बात नहीं कर रहा मैं, इजराइल के ऊपर नहीं है। जो ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला किया, अटैक किया, मैं उसकी बात ठीक है, इसराइल के ऊपर अटैक किया। दिलशाद भाई मुझे बताएं, आपने बोला इसे हिस्ट्री के साथ लिंक करेंगे, हिस्ट्री के साथ कैसे लिंक होता है? फिर कुछ लोगों का सोशल मीडिया, खासतौर पे पाकिस्तान में यह खबर है कि भाई इसमें इंडिया की एम्बेसी जो ईरान में है उसके हवाले से भी बड़ी बातें सामने आ रही हैं। फिर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई इसमें मोसाद का हाथ हो सकता है। कुछ लोग को मतलब हर एक अपनी अपनी, और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन में अगर ये हमला हुआ है इसके पीछे पाकिस्तान का भी बड़ा, मतलब क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, इस पे मैं आपको बताता हूँ कि जो जब ये वाकया हुआ है उसके थोड़े को 3-4 घंटे बाद जब ये ईरान की एजेंसीज को इसका पता चला और उन्होंने तहकीकात करनी शुरू की, सबसे पहले उन्होंने इंडियन एम्बेसी के ऊपर जाके छापा मारा है। ठीक है, और ये ट्वीट है, ये ट्वीट है, खबर कह लें आप, और इसकी खबर, मैं तो इस वाकये से इत्तेफाक नहीं करता। ठीक है, और ये वाकया अगर ऐसा हुआ होता तो आजकल का जो दौर है ये वाकया छुपा नहीं रहना था इतनी देर तक, और इसको ऑन करना था या इंडिया ने ऑन करना था या ईरान ने ऑन करना था। अभी तो फ्रंट पे आके दोनों ने ऑन नहीं किया इस वाकये, इंडिया के और इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने आगे कंडेम किया इस वाकये को। ठीक है, बोला कि इस मुश्किल वक्त में हम ईरान के साथ खड़े हैं। ठीक है, अभी तक जो अमेरिका है उसका भी कोई सॉलिड पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं आया अभी तक, और बहुत सारे लोग जो हैं वो शक की निगाह से इजराइल या अमेरिका को देख रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह भी बनती है, जैसे कि अमेरिका ने सेक्शंस लगाई हुई हैं, उसके बाद इजराइल के साथ उनका रिसेंटली प्रॉब्लम चल रहा है, और ऊपर से चाइना वाला मसला, क्योंकि चाइना और इंडिया का जो एक क्लैश है वो आपके सामने है। और आपको पता है कि इस टाइम दुनिया जो है वो ब्लॉक्स के ऊपर चल रही है, जैसे कि चाइना और रशिया और ईरान का एक ब्लॉक बना हुआ है, इसी तरह इजराइल, यूके और अमेरिका का एक ब्लॉक बना हुआ है। ठीक है, और ईरान ने हमेशा वही काम किए हैं जो कि उनको नहीं पसंद आए। और दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि अमेरिका जो ईरान है, वो ईरान का जो प्रेसिडेंट है रिसेंटली उसने पाकिस्तान विजिट किया है, और $10 बिलियन की उसने ट्रेड के बायलैटरल जो ट्रेड है उसके ऊपर सिग्नेचर हुए हैं, वायदात हुए हैं। लेकिन ये जो खबर है इसके साथ साथ, बल्कि इसके बाद ये भी खबर थी कि ईरान ने इंडिया के साथ भी एक डील की है, जो उनका ईरान में चाबहार पोर्ट है 10 साल के लिए वो उनके इंडिया के कंट्रोल में जाने, इंडिया के कंट्रोल में, और उसके बाद चाइना उनके अंदर ईरान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ठीक है, उनके ऊपर प्रोजेक्ट्स बनवा रहा है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बना रहा है। अब देखिए इस टाइम पे जो ईरान है वो पूरी दुनिया के साथ लिंक्ड था, ये चीज है। ठीक है, पूरी दुनिया के साथ लिंक था, और अभी पूरी दुनिया इस बात पे तशवीश का इजहार कर रही है कि ये वाकया असल में इसी वक्त क्यों वाकया पेश आना था। और इसमें ये भी बात गौर करने वाली है कि 3 हेलीकॉप्टर से, ठीक है, हाँ, और देखिए अगर ये इल्जाम तो मुशाद पे लगाया जा रहा है, अब जिसने भी किया है उसकी एजेंसी की रिपोर्ट बड़ी तगड़ी थी कि सदर इसके अंदर मौजूद है। हाँ। और दूसरी बात मैं आपको हिस्ट्री की तरफ थोड़ा सा लेके जाना चाहूंगा, वो ये है कि जिस लीडर ने भी, चाहे वो किसी भी कंट्री से बिलोंग करता हो, अमेरिका, पाकिस्तान की मैं 2 मिसालें आपको दूंगा कि जिसने अमेरिका के साथ कोई इस तरह की हरकत करने की कोशिश की है, उसका इंजाम कुछ ज्यादा अच्छा नहीं हुआ। मैं आपको पाकिस्तान से 3 मिसालें दूंगा। जनरल जावलक ने पहली दफा नो किया था अमेरिका को, और इसी तरह की सेम तरीका वारदात था जो ईरानी सदर के साथ हुआ है। ठीक हो गया, आमो की बेटी में उसके लिए बंद रख दिए गए थे, उनका भी प्लेन क्रैश हुआ था। दूसरा जुल्फकार अली भुट्टो था, ठीक है, जिसने अमेरिका के खिलाफ आवाज उठाई थी, जुडिशियल मर्डर कर दिया गया। ठीक है, उसका फिर उसके बाद इमरान खान ने कहा कि हम इनको अड्डे नहीं देंगे, और उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आई गई। उसके बाद अब देखिए सदाम हुसैन, जनरल कजाफी जो था, उसके साथ क्या किया गया। तो अभी मुझे ये नहीं समझ आती कि अभी ये इन्होंने साइलेंट मैसेज देने की कोशिश की है मुस्लिम वर्ल्ड को। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुस्लिम कंट्री जो है वो इस तरह खुल के सामने आएगा। पाकिस्तान का क्या स्टैंड आया है, पाकिस्तान को खुलम खुला 1 दिन की छुट्टी अनाउंस की है, 1 दिन की छुट्टी अनाउंस की और 1 रोजा शोक का ऐलान किया है। हालांकि इस टाइम था कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को ऊपर लेके जा सकते थे, फ्रंट से लीड किया जा सकता था इसको। हाँ, ये भी चीज है, एक साइड पे हम कहते हैं हम पूरी दुनिया के मुसलमानों के साथ खड़े हैं। अच्छा, यहाँ पे भाई मौजूद है, इनसे मतलब पब्लिक की भी ओपिनियन, भाईजान क्या कहना चाहेंगे? ये ईरान के प्रेसिडेंट की जो जान गई है, खबर आप तक पहुंची है, यानी खबर का पता है? जी, इस खबर का तो बिल्कुल पता है। और सबसे पहले तो आप ये देखें कि क्या हमारे तक ये जो न्यूज़ पहुंच रही है, आया कि ये फेक है या इसमें कहाँ तक हकीकत है। ये तो रियलिटी है जो उनका, वो बात ठीक है, लेकिन बात यही आ गई ना कि जब भी पाकिस्तान में कोई भी बाहर का वजीर आता है, इवन कि पाकिस्तान के अंदर जो फॉरेनर टीम्स आती हैं, क्रिकेट टीम्स आती हैं,
उनके भी अगेंस्ट जो कार्रवाई की जाती है, मेरा जहाँ तक ख्याल है वो बाहर के लोग ही इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सी एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं। यहाँ पर इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है हमारे कंट्री के अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही कहूँगा कि हमारी मुस्लिम उम्मा को स्टैंड लेने की जरूरत है। मुस्लिम उम्मा की तरफ बाद में जाएंगे, पहले ये बताएं हमारे पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट है वो इसके ऊपर क्या एक्शन या रिएक्शन करेगी? हमारी गवर्नमेंट तो फिलहाल आपको पता है जो कुछ कर रही है। अगर हम सॉरी टू से अगर लाइट चली गई है ओवरऑल देखें तो हम तो इन्हीं चक्करों में पड़े हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया, सस्ता हो गया, बत्ती आ गई, बत्ती चलेगी, हमें तो इस तरफ इन्होंने एंगेज कर दिया जो भी है। लेकिन ये है कि ईरान के हवाले से दिलशाद भाई क्या कहना चाहेंगे? अभी तो लोगों को पाकिस्तान के खास तौर पे, जैसे भाई इन्होंने बोला कि ये भी पता नहीं न्यूज जो उनकी फेक है या रियल है। देखिए अभी हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको चाहिए था कि वो इस खबर को अच्छी तरीके से हाईलाइट करता। अभी तो सोशल मीडिया के ऊपर चल रही हैं चीजें, ठीक है। और दूसरा पाकिस्तान का कोई क्लियरली स्टैंड नजर नहीं आता। एक तरफ आप उनके साथ $10 बिलियन की तिजारत करके बैठे हैं, दूसरी तरफ और आपका कोई बयान ही नजर नहीं आ रहा। ठीक है। ये वो वक्त था जब देखिए ईरान अब पीछे हट गया था ना, अब ईरान का एक मसला बन गया था। पहले नंबर पे तो वो हमारा ब्रदर मुल्क है, ठीक है, हम चाहते हैं कि नेबर कंट्री है। और मेरी बात सुनिए, जैसे ईरान हमारा नेबर कंट्री है वैसे इंडिया भी हमारा नेबर कंट्री है। हमारे जितने हमारे हमसाए हैं उन सबके साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, सबके साथ तिजारत होनी चाहिए, ट्रेड होनी चाहिए। अच्छा अब देखिए, अब पाकिस्तान को ये बहुत अच्छा मौका था कि पाकिस्तान आके फ्रंट पे आके मुस्लिम उम्मा को लीड कर लेता, लेकिन हम इस कंडीशन में हैं। लेकिन हम इस कंडीशन में इसलिए नहीं है कि हमारे पास जमहूरियत लूली लंगड़ी है, ठीक हो जिसको हम अपने ही संभाल नहीं पा रहे। और हमारे यहाँ तो अपने IMF से पैसे लेने हैं, कैसे लीड? अब हमारा ध्यान इस बात के ऊपर है कि हमने IMF से पैसे लेने हैं, और हमारे अंदर जो गंदम का क्राइसिस इतना बड़ा खड़ा होने वाला है, आप उसको सोच नहीं सकते। वीट का, गंदम का, वो देखिए अभी किसान जो है वो एहतजाज कर रहे हैं आपके खिलाफ, ठीक है। और इस पूरी जो एक इंटरनेशनल जो एक सिचुएशन बन रही है ना, इसके अंदर अगर कोई सबसे बेहतरीन रोल प्ले कर रहा है ना, वो मुल्क प्ले कर रहा है, हाँ। तो वो मेरे ख्याल ईरान था जो कर रहा था अभी तक। एक चीज है, अगर लेट्स सपोज कोई ऐसी खबर, कोई ऐसे मतलब एविडेंस नजर आते हैं कि मुसाद या इसराइल या US की कोई एजेंसी इन्वॉल्व है, ईरान में हिजबुल्लाह एक मतलब जमात है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी जो हेड है या उसके बेटे ने ये ट्वीट किया बकायदा तौर पे, मैं खुद पढ़ रहा था, उन्होंने ये बोला है कि भाई अगर जरा भी हमें कोई एविडेंस नजर आए तो हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जाएंगे। क्या समझते हैं ईरान क्या इस टाइम इस पोजीशन में? दूसरे नंबर पे क्या पाकिस्तान या दूसरे मुस्लिम उम्मा इस्लामिक कंट्री साथ देंगे? देखिए अगर तो ये वाकई निकल आता है क्लू, तो मैं आपको प्रिडिक्शन कर रहा हूँ कि ये बात वाकई वर्ल्ड वॉर की तरफ जाएगी। सारे मुस्लिम कंट्रीज नहीं मिल सकते, लेकिन मुस्लिम कंट्रीज के साथ आप उनका ब्लॉग देखें ना, रशिया उनके ब्लॉग में मौजूद है, चाइना उनके ब्लॉग में मौजूद है, और तीसरा ईरान मौजूद है। अब देखिए रशिया, चाइना और ईरान ये तीनों एक दूसरे की मजबूरी है, और चौथा इंडिया भी मजबूरी है चाह बहार की वजह से, ठीक हो गया, ठीक है, जो गवादर के बिल्कुल सामने 10 साल के लिए। नहीं लगता कि इंडिया किसी भी ऐसे मामले में इन्वॉल्वमेंट करेगा? इंडिया इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगा, लेकिन इंडिया उस वक्त ये सोचने पे जरूर मजबूर होगा कि हमें किस साइड पे खड़ा होना चाहिए। ठीक हो गया, हाँ, ऐसी पोजीशन बनने से बचा सकते हैं। ऐसी वो अपने आप को, या तो वो अपने आप को न्यूट्रल रखेगा, हाँ। वो किसी की तरफ जाएगा नहीं, क्योंकि 2 एग्जांपल्स मौजूद हैं। रशिया यूक्रेन की वार चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसमें इंडिया चाहता है या कोई ना कोई होता है, इंडिया न्यूट्रल रहा। उसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि उसमें चाह बहार पोर्ट जो है वो बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, क्योंकि वो आपको पता है सबसे ज्यादा ऑयल कौन ले रहा है? बिल्कुल सबसे ज्यादा ऑयल वही ले रहा है। पाकिस्तान ने भी कोशिश की थी लेने की, लेकिन वो बाद में मिला नहीं था, ज्यादा बात है। अब देखिए ना, वो जो चाह बहार पोर्ट है वो पूरी सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करती है आपस में, ऐसे ही है। जैसे हमें कहते हैं कि सीपैक हमारे लिए गेम चेंजिंग है, जो कि हमें बनता हुआ तो नजर नहीं आ रहा, ठीक है, पिछले 10-15 साल से यही सुन रहे हैं कि गेम चेंजिंग है, इसी तरह वो चाह बहार बना रहे हैं, ठीक है। तो अब लेकिन उसने तो जो नेतन्याहू है उसने तो इस बात को डिनाई कर दिया कि हमारा इसके अंदर कोई हाथ नहीं है, लेकिन अगर उसका हाथ वाकई निकलता है तो इस खित्ते की सूरत हाल जरूर बदलेगी। ठीक है, अच्छा, देखने वाले यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा, इस बात को रोक के आगे फिर बड़ी जबरदस्त किस्म की बात शुरू करते हैं। देखने वाले जरूर बताइएगा, देखिए मेरी अपनी ओपिनियन हो सकती है, दिलशाद भाई की अपनी ओपिनियन हो सकती है। आपके ख्याल से जो ईरान के प्रेसिडेंट के साथ ये वाकया पेश आया, ये एक्सीडेंट था, इंसिडेंट था, अटैक था, या जो भी आपकी ओपिनियन है, जाहिर बात है ज्यादा से ज्यादा लोगों की ओपिनियन जानने को मिलेगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दिलशाद भाई, पाकिस्तान की करंट सिचुएशन और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या समझते हैं? ईरान ने थोड़ी कोशिश मतलब आगे आने की अमेरिका का सामना, मैं उसमें फलस्तीन या इसराइल की तरफ नहीं जा रहा, ओवरऑल सैंक्शंस को लेके बात कर रहा हूँ कि अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई लेकिन ईरान ने उठने की कोशिश की, ये मैसेज अगर गया तो आगे पाकिस्तान कोशिश करेगा? देखिए यही तो सोचने वाली बात है इस टाइम पे। अगर ईरान ने थोड़ी सी दिलेरी दिखाई है कि उसने कॉन्सिक्वेंसेस भुगते हैं, उसके ऊपर सेक्शंस लगी हैं, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद उसने उठने की कोशिश की है। उसने अपने हमसाया ममालिक इंडिया के साथ, चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, उसने किर्गिस्तान के साथ ट्रेड की है और अपने आप को उठाने की कोशिश की है। अभी हमारे ऊपर सैंक्शंस नहीं लगी हुई,
लेकिन उसके बावजूद हमारा कोई क्लियर कट पॉइंट ऑफ व्यू हमारे पास अभी आप क्या मुझे इतने पाकिस्तानी हमारे पास खड़े हैं, क्या कोई एक बता सकता है कि हमारे आखिर आने वाले 5 साल का मुआशी प्लान क्या है, इकोनॉमिक प्लान क्या है हमारे पास जो हमने 5 साल में आगे लेके चलना है। आप दुनिया का कोई भी मुल्क उठा के देख लो, उनके पास आगे 5 साल 10 साल 15 साल का एक मुआशी प्लान होता है जिसको मुताबिक वो लेके चलते हैं। अभी तक हम यहाँ पे फंसे हुए हैं कि हमने IMF से ट्रेंच लेनी है, ठीक है, और हम कब जाके आगे खड़े होंगे और फॉरेन पॉलिसी हमारी एक न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी होगी, ठीक है। कब जाके हम अपने आम पाकिस्तानियों का सोचेंगे, हमारी गवर्नमेंट इन पाकिस्तानियों का सोचेगी जो जाहिर बात है दिन ब दिन महंगाई से परेशान होते नजर आ रहे हैं। इधर जितने भी भाई मेरे साथ मौजूद होंगे, मैं गारंटी से कहता हूँ भाईजान, क्या जो दिहाड़ी लग रही है, जो जॉब कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, खुश हैं? नहीं। आप भाईजान खुश हैं? जो भी आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, खुश हैं? नहीं। ठीक है। और भी जितना क्या भाई दिलशाद भाई, हमारे यहाँ पे हम रोटी कपड़ा और मकान की टेंशन से बाहर नहीं आ रहे। दुनिया जो सी है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और अपना जो सा वो जो ग्रुप बने हैं उसके अंदर अपनी पोजीशन बना रहे। देखिए अभी तक वही पार्टियां पॉलिटिक्स कर रही हैं पाकिस्तान में जो 50 साल पहले भी नारा लगाती थी रोटी कपड़ा और मकान, 50 साल बाद भी उनका यही आज भी यही नारा है, आज भी यही नारा है, ठीक है। और दूसरा हमारे मुल्क के जो मेन मसाइल हैं वो तो डेमोक्रेसी का डीरेल होना है, उसके बाद हमारे यहाँ पे कोई मुस्तहकम गवर्नमेंट भी नहीं होती। अब मुस्तहकम गवर्नमेंट नहीं होगी तो बाहर से आके कौन इन्वेस्टमेंट करेगा पाकिस्तान में आके, ठीक है। सबसे पहले तो आपको पाकिस्तान के हालात साजगार बनाने पड़ेंगे ना, कि बाहर के लोग आके यहाँ पे सेफ फील करें और यहाँ पे आए। लेकिन इसका एक मुझे उम्मीद नजर आ रही है जो शायद व्यूवर्स को भी इस बात का पता हो कि पाकिस्तान के अंदर एक चैंपियन ट्रॉफी होने वाली है क्रिकेट के हवाले से। अगर वो हम कामयाबी से उसका इनेकाद करवा लेते हैं तो मेरा ख्याल है कि कुछ ना कुछ पाकिस्तान के ऊपर कॉन्फिडेंस बहाल होगा। भाई उस पे भी मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं तो सारा दिन इंटरनेशनल अफेयर्स है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो कुछ हो रहा है, चाहे वो स्पोर्ट्स को लेकर जो भी खबर आती है, मैं उसके ऊपर थोड़ी बहुत नजर रखता हूँ और देखता हूँ। जब तक हम अपनी सिक्योरिटी का सिस्टम नहीं ठीक करेंगे पाकिस्तान में, चाहे यहाँ पे T20 हो, चाहे वर्ल्ड कप हो, कोई भी मतलब कोई भी सीरीज हो, यहाँ पे कोई इंटरनेशनल लेवल पे उस तरीके से हम बड़ा इवेंट, कामयाब इवेंट नहीं करवा पाएंगे जब तक किसी एक टीम को भी सिक्योरिटी का इशू। देखिए सिक्योरिटी तो बहुत जरूरी है ना। आप देखें मैंने पिछले 3-4 साल 5 साल के अंदर कोई भी एक इंटरनेशनल इवेंट पाकिस्तान में होते हुए नहीं देखा। इंटरनेशनल इवेंट हुए हैं लेकिन उस लेवल के नहीं, उस लेवल के तो नहीं हुए ना। एक अगर सऊदी ऑफिशियल आके यहाँ पे कोई प्रोग्राम करके चला जाए उसको हम इंटरनेशनल तो नहीं कहेंगे ना, या एक दुबई का जो आगे चला जाए वो शिकार खेलने आते हैं, रमजान खान में खेल के चले जाते हैं, उसको हम नहीं कह सकते कि वो इंटरनेशनल विजिट था या फिर वो इस तरह का था। ये एक रिसेंटली जो ईरानी सदर ने किया पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। और अभी ये भी मैं आप लोगों को, देखने वालों को बताता चलूं कि ईरान के प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान का विजिट किया, उसके बाद सऊदी अरेबिया से खबर थी कि सऊदी अरेबिया के किंग जोन हैं वो पाकिस्तान आने वाले, लेकिन उन्होंने अपना विजिट को डिले कर दिया, मनसूख कर दिया। क्या आपको लगता है वो भी इसी प्रेशर, क्योंकि जाहिर बात है एजेंसीज होती हैं, इसी प्रेशर की वजह से कि भाई अगर ईरान और पाकिस्तान के ये रिलेशन हो रहे हैं तो हम नहीं जाएंगे? देखिए यही तो मसला है ना हमारा। पाकिस्तान को चाहिए कि वो एक क्लियर कट फॉरेन पॉलिसी बनाए, ठीक है, कि भाई हम अपनी पब्लिक के साथ है, हमारी पॉलिसी ये है। अगर हमें सस्ता तेल इंडिया दे रहा है तो हम इंडिया से लेंगे, ठीक है। अगर हमें सस्ता तेल बांग्लादेश दे रहा है हम बांग्लादेश से लेंगे। हमने ये देखना, एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, हमने ये देखना है कि हमारे मुल्क और हमारी कौम का किस चीज के अंदर फायदा है, ठीक है। अब ये रिसेंटली रशिया और यूक्रेन का मामला, तो जब हम रशिया से तेल लेने गए थे उसके अंदर पाकिस्तान का फायदा था, पाकिस्तान को 30% सस्ता तेल मिल रहा था। सही है। लेकिन हमने क्या किया कि हमने वो 2-3 टाउट मिले और टाउट ने मिलके जो है वो एक मामला खराब किया। उन टाउट का पाकिस्तानी अवाम को पता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, ठीक है, जिसकी वजह से वो एक डील खराब हुई और आज पाकिस्तानियों को कितने रुपए लीटर, 290 रुपए लीटर पेट्रोल खाना पड़ रहा है। वैसे ये एक जो अच्छी खबर है वो ये है कि तकरीबन 15 रुपए पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान में कम हुई है, 290 से अब ऑलमोस्ट जो है वो दिलशाद भाई 275। और अगर ये रशिया के साथ डील हो जाती तो हमें 40 से 45 रुपए और मैं सस्ता मिल जाता। अच्छा ये एक पॉइंट है यहाँ पे कि रशिया से ऑयल नहीं ले सकता पाकिस्तान, लेकिन यूक्रेन से व्हीट ले सकता है, गंदुम ले सकता है, और वो भी किस क्वालिटी की गंदुम। आप ये देखें कि यूक्रेन किस ब्लॉक में खड़ा हुआ है, यूक्रेन अमेरिका वाले ब्लॉक में खड़ा हुआ है। आप ये देखें कि पाकिस्तान किस ब्लॉक में खड़ा हुआ है, फिर इसका पाकिस्तान ना अमेरिका के ब्लॉक में खड़ा हुआ है ना इस ब्लॉक में खड़ा हुआ है। पाकिस्तान फिलहाल अपने मसलों में पड़ा हुआ है, ठीक है। और अगर देखें ना, अगर इसने किसी ब्लॉक के साथ पहले नंबर पे तो ब्लॉक वाला मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान को किसी ब्लॉक में नहीं जाना चाहिए, पाकिस्तान को अपनी न्यूट्रल रहना चाहिए, अपनी क्लियर कट फॉरेन पॉलिसी बनाए, जहाँ पे पाकिस्तानी अवाम का और पाकिस्तान के मुफाद हो वहाँ पे खड़ा होना चाहिए। अपने हमारे किसान जो उनसे हैं वो भाई रो रहे हैं, प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं, कभी लाहौर में, कभी किसी पंजाब के एरिया में, लेकिन हमने यूक्रेन से गंदुम ली, व्हीट ली, किस लो क्वालिटी की, और वो चीज हम अब यहाँ पे लाए हैं, हमारे किसान रो रहे हैं। अब देखिए पाकिस्तान जो है वो एक ज़राई मुल्क है, ठीक है, एग्रीकल्चर कंट्री है।
अब पाकिस्तान का जो गंदुम जो है वो किसी दौर में जो है ना वो हम भेजते थे, लोगों को बेचते थे, और अब हमारे ऊपर ये हालात आ गए कि हमको खरीदनी पड़ रही है, और खरीद हम यूक्रेन से रहे हैं जिन्होंने इंतहाई लो क्वालिटी गंदुम दी है, जिसकी वजह से आगे मसाइल हो रहे हैं। कहीं ना कहीं कमीशन का चक्कर होगा, कमीशन के। अब देखिए ना, पाकिस्तान के अंदर कम से कम हम गंदुम के मामले में तो खुद कफील हो ना। हम किस तरह का से दावा करते हैं कि हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं, जब हम गंदुम में भी खुद कफील नहीं है। तो इसलिए जो किसान है ना, बेसिकली हमारी रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है, ये जो हमारी ज़राअत है, ठीक है, बैकबोन जिसे कह सकते हैं, ठीक है, बैकबोन जिसे कहते हैं, वो है। अगर हम किसानों को इस तरह रोलेंगे, अब देखिए 2800-3000 रुपया गंदुम का रेट है, और जबकि लार्ज पिज़्ज़े का रेट भी 3000 रुपये है। ठीक हो गया, आप खुद हिसाब लगा लें। गवर्नमेंट रेट 3900 है, लेकिन 2800, 3000, 3200 के राउंड बोर्ड किसानों को गंदुम बेचनी पड़ रही है 40 किलो। और ये बड़ी हैरत वाली बात है। पाकिस्तान का ये फ्यूचर है, ये बच्चे हैं आने वाले टाइम में, मतलब जाहिर बात है हम थोड़ा बहुत इंटरनेशनल अफेयर्स को, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को देखते हैं, हमें आइडिया है कि पाकिस्तान इस टाइम किस ट्रैक पे है, दुनिया किस ट्रैक पे है, हमारे नेबर कंट्री किस ट्रैक पे है। क्या आपको लगता है इन बच्चों को इस चीज़ की अवेयरनेस होगी या देनी चाहिए? अगर नहीं है तो ये अफसोस की बात है। अब मेरे से सलाह मांगे तो मैं आपसे कहूंगा कि इनको बिल्कुल होनी चाहिए, ठीक है। और सबसे पहले तो हमें अपना सिलेबस चेंज करना चाहिए, जो हम करिकुलम लेके चल रहे हैं, एक पाक स्टडीज वाला पुराना करिकुलम लेके चल रहे हैं, उसको चेंज करना चाहिए। छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, भाईजान कौन सी क्लास में हो? 9th में। मुझे सिर्फ इतना बता दो, पाकिस्तान के नेबर में, हमसाये में कौन कौन सा कंट्री है? हमसाये में ईरान है, इंडिया है, चीन है और अफगानिस्तान है। बड़ी अच्छी बात है। अच्छा मुझे ये बताएं, हमारे मुझे ये बताएं, जो 4 कंट्रीज का आपने नाम लिया, इनमें से कौन हमारे दोस्त हैं और कौन जो है जिनसे रिलेशन अच्छे नहीं? अच्छा, हमारे पाकिस्तान जो है ना, इशारों के साथ मतलब रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। हम हमारी वजह से या वो लोग ऐसे हैं? हमारी वजह से हम अच्छा नहीं है। क्या वजह है, क्यों नहीं? मतलब देखें 9th क्लास का बच्चा ये कह रहा है दिलशाद भाई कि, और ये पता है, ये नहीं उसे ये भी पता है कि ईरान, अफगानिस्तान, चाइना और इंडिया हमारे नेबर है, लेकिन उसने साथ ये कहा कि हमारे रिलेशन नहीं अच्छे। ये बात आपने पाक स्टडी में पढ़ी थी, सोशल मीडिया पाक स्टडी में पढ़ी है? नहीं सुनी होगी, ये पता होगा। क्या कहना चाहेंगे ये बच्चों का जो फ्यूचर है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को लेके, या ओवरऑल क्या कहेंगे? देखिए, ये बच्चे की बात सुन के बड़ी खुशी हुई। हम भी यही चाहते हैं कि जो आगे वाली यूथ है उसको इस चीज का सब पता होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, ताकि उनको पता हो कि हमारे मुल्क अगर पीछे रह गया तो उसके मेन कल्प्रिट कौन है, ठीक है, और हमारे जो हमसाया ममालिक है उनके साथ ताल्लुकात किस वजह से बेहतर नहीं है, ठीक हो गया, ठीक है, और हमने किन के पीछे लग के अपने ताल्लुकात खराब किए हैं। हाँ। मैं कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान के अपने सिर्फ ये जो सराउंडिंग्स के मुल्क है, इनके ही साथ अच्छी ताल्लुकात हो जाए ना, तो इनके साथ ही हमारी एक ट्रेड बहुत अच्छी तरीके से चल सकती है। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताओ, नेबर कंट्रीज में से कौन सा ऐसा कंट्री है जो डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है? तेजी के साथ चाइना है जो है, और इसके अलावा इंडिया। इंडिया वो कैसे? इंडिया का तो हमें बताया जाता है गुर्बत बहुत ज्यादा है, या हमें ही बताया जाता है? इंडिया, क्या कहना चाहेंगे? इंडिया का जो है ना, वो तालीम याफ्ता लोग ज्यादा है, उधर एजुकेशन बेहतर है, ठीक है। ये चीजें सोशल मीडिया से जाहिर बात है अब दुनिया को पता चलने लगी हैं। दिलशाद भाई वाइंड अप करेंगे, लास्ट में मुझे बता दें क्या समझते हैं ईरान का जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी, अगर कोई ना कोई दूसरी एजेंसी इन्वॉल्व हुई तो आपको लगता है वर्ल्ड वार की तरफ, या कोई ऐसा कोई मतलब जंग या कोई ऐसी सिचुएशन बनेगी? देखिए, वर्ल्ड वार की तरफ तो मेरे ख्याल में तो जा सकता है, मेरी अपना पॉइंट ऑफ व्यू, लोग मेरे से इख्तलाफ कर सकते हैं, मुझे बताइएगा अगर गलत हूँ मैं। मुझे तो लगता है कि अगर तो क्लियर कट एविडेंसेस मिल जाते हैं, ठीक है, और उसको दुनिया मान लेती है, बात ये है ना कि मैं तो पहले नंबर पे ये बात बता रहा हूँ कि एविडेंसेस ही नहीं मिलेंगे, कभी भी नहीं एविडेंस मिलेंगे, ठीक है। आपको क़यामत से 10 साल बाद का आपको टाइम दिया, नहीं मिलेंगे एविडेंस, ठीक है, क्योंकि आज तक जनरल ज़ियाउल्लाह के एविडेंस मिले हैं, आज तक जनरल कज़ाफ़ी के मिले हैं, सदाम हुसैन के मिले हैं। ये ना तब दौर थोड़ा और था, अब लेटेस्ट दौर है, बड़ी एजेंसीज बड़ी एक्टिव हैं, चाहे ईरान की हो या कोई भी। अभी तक तो यही बताया जा रहा है कि मौसम की वजह से जो है ना वो क्रैश किया है, और ये तो बात कंफर्म है कि मैं इस चीज को इत्तेफाक तो नहीं मान सकता, ठीक है। ये एक प्रॉपर प्लान के तरीके से किया गया, जो मेरी अपनी जाती राय है, ठीक है, लेकिन मे भी एक्सीडेंट हो, बट ये सोचने वाली बात है कि 3 हेलीकॉप्टर अगर जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपस में कनेक्शन में भी होंगे एक दूसरे के साथ, वो मतलब गुफ्तगू या एक दूसरे के साथ उनका लिंक तो होता ही है ना, एक ही जगह पे जा रहे हैं, और खास तौर पे प्रेसिडेंट एक हेलीकॉप्टर में मौजूद है और 2 हेलीकॉप्टर हैं, वो कहीं ना कहीं लिंक होंगे, और फिर 8-10 घंटे वो हेलीकॉप्टर का मलबा ही नहीं मिलता। देखिए, टॉप टियर की सिक्योरिटी होती है सदर के साथ, वो आपका हेड ऑफ स्टेट है। जिस एजेंसी ने भी, एक बात तो कंफर्म हो गई, जिस एजेंसी ने भी ये अटैक करवाया है, अगर करवाया है तो ठीक है, अगर हुआ है तो फिर वो एजेंसी नंबर 1 एजेंसी है, ठीक है। अच्छा। फिर वो एजेंसी नंबर 1 एजेंसी है कि जिसने टॉप टियर की सिक्योरिटी को
खत्म करके 2 हेलीकॉप्टर को साइड पे लगा के उसको क्रैश करवाया है। ठीक है, और उसमें भी इतने हाई प्रोफाइल लोग जिसमें प्रेसिडेंट मौजूद थे, फॉरेन मिनिस्टर ईरान के मौजूद थे, बिल्कुल। और एक अजरबैजान के कोई स्टेट का गवर्नर भी मौजूद था। मतलब टॉप टियर की सिक्योरिटी थी ना। और इसके बाद हमें अगर ये मुसाद ने किया है तो फिर जो मुस्लिम उम्मा है उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर आपने कोई कदम उठाया तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस आपके साथ भी भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि अगर वो इतनी बड़ी सिक्योरिटी को हाईजैक कर सकते हैं, ठीक है, तो फिर दूसरे लोगों को क्या कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये जितनी भी डील्स थी, जितने भी प्रोजेक्ट जैसे पाकिस्तान के साथ $10 बिलियन की, ये आगे आपको लगता है कि कंटिन्यू होगा ये सारा, या जैसे भी नहीं, खित्ते की सूरत हाल तो काफी ज्यादा बदलेगी। ठीक है, एक पॉलिटिकल हमारे इधर ही होता है, गवर्नमेंट चेंज हो जाती है या कोई नया मतलब हेड आ जाता है, हेड ऑफ स्टेट आ जाता है, तो कहीं ना कहीं माहदे डिले में हो जाते हैं। जैसे ईरान के साथ तो बहुत बड़ी एग्जाम्पल मौजूद है, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की। हाँ जी, वो तो बहुत डिले में चला गया मामला। इसी तरह जब भी ये हेड ऑफ द स्टेट चेंज होता है तो फिर उसके बाद हर बंदे की अलग-अलग पॉलिटिकल मूव होती है। ठीक है, अब ये इसके बाद मुझे लगता है कि ये खटाई में पड़ने के चांसेस है, लेकिन पढ़ना नहीं चाहिए, इसको इस तरह ही लेके चलना चाहिए। और चाइना के साथ जो ईरान के साथ मामला चल रहे हैं वो मेरा ख्याल खटाई में नहीं पड़ेंगे, वो चलते रहेंगे, क्योंकि इन दोनों की आपस इंडिया के साथ उनके बस वैसे वो चलता रहेगा मामला, क्योंकि उनके साथ उनका कोई मसला ही नहीं है। अभी पाकिस्तान देखे ना, पाकिस्तान ने हमेशा अपना दोगला मौकफ अपनाया है। पाकिस्तान कभी इस जगह पे खड़ा हो जाता है, कभी उस जगह पे खड़ा हो जाता है, इसने क्लियर कट स्टैंड नहीं लिया। जब तक पाकिस्तान क्लियर कट स्टैंड नहीं लेगा, अमेरिका के प्रेशर में आ जाता है, जाहिर बात है IMF के पास जाना पड़ता है, वो कहीं ना कहीं प्रेशर में आ जाता है। नहीं तो किसी का शौक तो नहीं है कि कभी यहाँ खड़े हो कभी वहाँ खड़े और अपनी इंसल्ट करवाओ। देखिए, इकोनॉमी की वजह से हम मार खा रहे हैं ना, कि इकोनॉमी की वजह से हमने IMF के पास जाना होता है, और IMF को टोटल अमेरिका डील करती है। और ये भी अमेरिका, मैं कोई अमेरिका के लिए मामले में बहुत अच्छे नजरियात नहीं रखता, क्योंकि अमेरिका की एक चीज है जो सबसे बुरी है, वो ये है कि अगर किसी मुल्क में उसने लुच फ्राई करनी होती है तो वो कह देता है कि ये मुल्क का अंदरूनी मामला है। ठीक है, और जिसमें नहीं करनी तो वो कहते हैं जमहूरियत को खतरा हो रहा है, इसलिए हमारी डेमोक्रेसी को खतरा, हम इन्वॉल्वमेंट। उनके उधर अपनी जो डेमोक्रेसी है वो भी 100% डेमोक्रेसी नहीं है। मेरे साथ इस बात पे बहस कर ले, जबरदस्त। ठीक है, जो और अभी तक जो प्योर डेमोक्रेसी है वो अभी तक इंडिया में है, जो सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। अमेरिका के अंदर कोई डेमोक्रेसी वैल्यू, डेमोक्रेटिक वैल्यू जरूर है, लेकिन 100% प्योर उसको डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहा जा सकता। ठीक हो गया। देखने वाले भी जो दिलशाद भाई ने बात की है डेमोक्रेसी के हवाले से, अमेरिका को लेके, इंडिया को लेके, पाकिस्तान को लेके बताइएगा। लेकिन जो मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ, इंडिया में भी कहीं ना कहीं आवाज उठती है डेमोक्रेसी को लेके ओवरऑल। खैर, आपको आज की वीडियो कैसी लगी, दिलशाद भाई की बातें कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूंगा, ईरान के प्रेसिडेंट का जो वाकया पेश आया बहुत ही अफसोसनाक वाकया है। इसमें ना सिर्फ मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, ये इन चीजों को दूर पे रख के, बिल्कुल साइड पे रख के, सिर्फ नेशन के तौर पे अफसोस करने की जरूरत है। और अगर कोई दूसरा कंट्री इसमें इन्वॉल्व है तो डेफिनेटली, मैं ये नहीं कहता कि मुस्लिम कंट्री सारे इकट्ठे हो जाए, मैं कहता हूँ अगर कोई दूसरा कंट्री इन्वॉल्व हो, किसी एजेंसी की इन्वॉल्वमेंट हो, तो इसमें दुनिया के तमाम कंट्रीज को उसके अगेंस्ट खड़ा होना चाहिए। जी, सबसे पहले एंड पे ये मैं यही मैसेज दूंगा कि ये जो वाकया ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया है, और हम इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानी जितने भी है वो सारे ईरान के साथ खड़े हैं। और ये सिर्फ ईरान का मामला नहीं है, अगर ये किसी और मुल्क के साथ, क्योंकि इंसानी जान की कीमत बहुत ज्यादा है, और वो भी इतनी हाई प्रोफाइल, और वो इतना भी हाई प्रोफाइल बंदा, एक पॉलिटिकल बंदा है, ठीक है, उसकी जिसके पीछे फैन फॉलोइंग है, जिसके पीछे उसके फॉलोअर्स हैं, उन सब के साथ जो है ना वो मज़ारे यकजियत करते हैं, यकजहती करते हैं। जबरदस्त हो गया। आप अपनी ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।